सो हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर टॉपिक में इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, दिस टॉपिक इज सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सेलिएंट फीचर्स वगैरह हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। तो बस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं जस्ट एक रिक्वेस्ट वगैरह करना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स, यानी ऐसे स्टूडेंट्स स्पेशली जिन लोगों ने हमारे क्लासेस वगैरह जॉइन नहीं किए हैं। तो मैं बस इन शॉर्ट एक लाइन में ये बोलना चाहूँगा कि अभी-अभी हम लोगों ने ये सिलेबस वगैरह शुरू किया है और बिल्कुल अच्छे तरीके से हम ये सिलेबस वगैरह कवर कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने ये क्लासेस एडवोकेट बख्शी लॉ क्लासेस आपने जॉइन नहीं किए हैं, तो इमीडिएटली जॉइन कर लीजिए, क्योंकि अभी-अभी जिस तरह मैंने कहा कि हमने ये सिलेबस वगैरह स्टार्ट किया है, अभी बहुत सारे सब्जेक्ट्स वगैरह रिमेनिंग हैं और नाइसली बिल्कुल अच्छे तरीके से ये सभी सिलेबस वगैरह हम कवर करेंगे। तो नोट्स वगैरह भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कितने सिस्टमैटिक और स्टूडेंट फ्रेंडली नोट्स वगैरह एडवोकेट बख्शी लॉ क्लासेस के द्वारा बनाए जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। और जिस तरह हम जानते हैं कि हमारे नोट्स वगैरह में हम सबसे पहले, यानी मैं जो है आपको मेन आंसर वगैरह प्रोवाइड करता हूँ। तो ये इस सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग जो मेन आंसर है, वो ये आंसर है जो आपको एग्ज़ाम में लिखना है। बिल्कुल सिस्टमैटिक एंड ईच एंड एवरीथिंग, जिस तरह केस लॉज़ वगैरह भी आप देख सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर एट द एंड ऑफ दिस आंसर, तो ये आंसर के बाद जो है आपको शॉर्ट नोट्स वगैरह इसी आंसर के यहाँ पर मिलेंगे। सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके शॉर्ट नोट्स वगैरह जिस तरह, यानी जो ऐसे स्टूडेंट्स वगैरह हैं जो वीडियो देख रहे हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारी क्लासेस जॉइन नहीं की हैं, तो उनके लिए मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि देखिए, मैं हर एक आंसर के साथ जो है शॉर्ट नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करता हूँ। तो यहाँ पर बोलने का मतलब ये है, शॉर्ट नोट्स वगैरह का पर्पस क्या है? क्योंकि देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह जब स्टडी करने के लिए बैठते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर स्टडी करने के लिए बैठते हैं। तो जो भी हो, आप जब भी स्टडी वगैरह करने के लिए बैठते हैं, तो फिर पढ़ाई करने का मन वगैरह नहीं होता, तो थकावट वगैरह होती है कुछ लोगों को। तो ऐसी सिचुएशन में इतना भारी भरकम आंसर वगैरह देखकर थोड़ा एक बोर वगैरह उनको फ़ील होना शुरू होता है। तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट नोट्स वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स वगैरह आप अगर पढ़ेंगे सबसे पहले, जब आप ये शॉर्ट नोट्स वगैरह पढ़ेंगे, तो आपको हो सकता है कि 60% से 70% टॉपिक वगैरह, ये आंसर आपको 60% से 70% आंसर आपको क्लियर हो जाए। फिर इसके बाद यानी आपको बेस मिल जाएगा, यानी थोड़ा समझ में तो आ जाएगा कि ये टॉपिक जो है किसके बारे में है। फिर उसके बाद यानी ये पूरे शॉर्ट नोट्स वगैरह कवर करने के बाद आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सिस्टमैटिकली अलाइन्ड बुलेट वगैरह के साथ, बुलेट पॉइंट्स वगैरह के साथ ये पूरे शॉर्ट नोट्स वगैरह आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो ये सभी शॉर्ट नोट्स वगैरह जब आप पढ़ेंगे, तो जैसा मैंने आपको कहा कि 60 टू 70% आंसर वगैरह आपको यहीं पर समझ में आ सकता है, आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको जो एग्ज़ाम में मेन आंसर लिखना है, डिटेल्ड आंसर, वो यहाँ है। तो उसके बाद यानी आपको बेस मिलने के बाद 60 टू 70% सब्जेक्ट कवर होने के बाद आप ये आंसर वगैरह स्टडी कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ प्रोवाइडिंग शॉर्ट नोट्स। तो इतने सब इंट्रोडक्शन के बाद, इतने सब बेसिक चीज़ों के बाद हम अब यहाँ से मेन आंसर वगैरह स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर्स वगैरह हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। तो जस्ट मैंने यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह दी है कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग। तो देखिए, अडॉप्टेड मतलब कब अडॉप्ट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को? 26 नवंबर 1949। तो अडॉप्टेड मतलब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी था और अडॉप्ट किया गया, एक्सेप्ट किया गया, और इसी को बोलते हैं एनैक्टमेंट। इसी को बोलते हैं एनैक्टमेंट। और इसके साथ-साथ इन फ़ोर्स मतलब कब कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया, तो वो डेट है 26 ऑफ जनवरी 1950।
26th ऑफ जनवरी 1950, इसीलिए हम जो है इस डेट पर जो है रिपब्लिक डे वगैरह मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया। तो इसको बोलते हैं कमेंसमेंट। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, पूरा ही लिख देता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो ये कमेंसमेंट डेट 26 ऑफ जनवरी 1950 और एनेक्टमेंट डेट 26 ऑफ नवंबर 1949। तो अगेन इसके बारे में स्टूडेंट्स वगैरह को कंफ्यूजन होते रहता है कि कमेंसमेंट डेट किसको बोलते हैं, एनेक्टमेंट डेट वगैरह किसको बोलते हैं। तो देखिए, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप बस इतने इस बात पर से याद रखिए, यहाँ पर एक्ट यानी बोलने का मतलब यह है कि कब ये एक्ट बना। तो कब बना? ऑब्वियसली 26 ऑफ नवंबर 1949। तो ये बोलने का मकसद ये है कि एक्ट ये कब बना, उसको बोलते हैं एनेक्टमेंट डेट। एक्ट पर से आप याद रखिए। और ये कमेंस, कमेंस मतलब स्टार्ट होना, जिसको हम बोलते हैं। तो ये देखिए, कमेंस मतलब स्टार्ट होना। तो वहां से कॉन्स्टिट्यूशन जो इम्प्लीमेंट वगैरह हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन का लागू करना वहां से जो है शुरू हुआ है। तो इन बेसिक वर्ड्स वगैरह पर से आप याद रख सकते हैं। तो अब उसके बाद बेस्ड ऑन वैल्यूज इन द प्रियम्बल। तो प्रियम्बल वगैरह के रिगार्डिंग हमने अभी जस्ट एक टॉपिक बिल्कुल डिटेल में पढ़ा है। उसमें क्या क्या कोर वैल्यूज वगैरह हमने अंडरस्टैंड किए, दैट इज सोवरीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक वगैरह। और कौन कौन सी चीजें वगैरह गारंटी की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। तो ये सब वैल्यूज वगैरह हमने डिटेल में पढ़े हैं, यहाँ पर फिर से उन सभी चीजों को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद हम डायरेक्टली देखते हैं कि क्या-क्या सेलिएंट फीचर्स वगैरह हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, रिटन एंड डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी बोलने का मतलब यह है, पहला सेलिएंट फीचर लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस इन द वर्ल्ड। तो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस इन द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि देखिए, जिस तरह हम जानते हैं कि इंडिया में अलग-अलग रिलीजन के लोग वगैरह रहते हैं, अलग-अलग कास्ट के लोग, अलग-अलग क्रीड वगैरह के लोग, यहाँ पर अलग-अलग कल्चर वगैरह, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जिसको बोलेंगे। तो इसलिए अलग-अलग रिलीजन वगैरह को सूट करने के हिसाब से, सफिशिएंट होने के हिसाब से हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, एंड देयर आर सो मेनी अदर रीजंस। सो बिकॉज़ ऑफ दोज़ रीजंस लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ हमें देखने को मिलता है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। अब उसके बाद कंटेन्स डिटेल्ड प्रोविजंस ऑन सेंटर स्टेट स्ट्रक्चर, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3, डीपीएसपीज पार्ट 4, इमरजेंसी प्रोविजंस, जुडिशरी शेड्यूल्स, प्रोसीजर्स। तो यहाँ पर क्या-क्या डिटेल्ड प्रोविजंस वगैरह हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले सेंटर स्टेट का जो स्ट्रक्चर है, अब जिस तरह हमने देखा और हम जानते भी हैं कि सेंटर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह होती है, तो सब कुछ उसी के ऊपर नहीं होता, बल्कि लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा को भी पावर है। तो इसलिए सेंटर और स्टेट का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। वो हम इसके बारे में डिटेल में नीचे पढ़ेंगे। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, हर एक इंडियन सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स वगैरह गारंटीड है, जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिलता है। इस बात को आप याद रखिए। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? फंडामेंटल राइट्स। इसी तरह पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? डीपीएसपीज, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। यानी ये जब भी कोई स्टेट क्या करती है, कोई पॉलिसी बनाती है, तो फिर उसके रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स वगैरह यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। कैसे प्रिंसिपल्स? जो स्टेट को डायरेक्शंस वगैरह देते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज़ डीपीएसपी। आई होप कि आपको ये डीपीएसपी वगैरह क्यों बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो ये स्टेट कोई भी जब पॉलिसी वगैरह बनाता है, तो स्टेट को डायरेक्शंस वगैरह देने के हिसाब से पॉलिसीज वगैरह यहाँ पर फ्रेम किए गए हैं, जो हमें पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं। अब उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजंस वगैरह भी हमें देखने को मिलते हैं, जुडिशरी के रिगार्डिंग, जुडिशरी वगैरह, यानी कौन-कौन से कोर्ट्स वगैरह होंगे, कोर्ट की हायरार्की क्या होगी वगैरह, वगैरह। इसके अलावा शेड्यूल्स। अब देखिए, शेड्यूल में बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
कोई भी लॉ अगर बनाना है, तो किस सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग किस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग हम यहाँ पर बोलेंगे, किस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग सेंटर को एम्पावर किया गया है लॉज़ वगैरह बनाने के लिए? किस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग स्टेट्स को ही सिर्फ़ एम्पावर किया गया है लॉज़ वगैरह बनाने के लिए? और कौन से ऐसे कॉमन सब्जेक्ट्स वगैरह हैं जिनमें सेंटर और स्टेट दोनों को एम्पावर किया गया है लॉज़ वगैरह बनाने के लिए? तो ये सब हमें कहाँ पर देखने को मिलता है कि कौन-कौन सी लिस्ट है वो? तो एक मान लीजिए सेंटर लिस्ट, तो यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स वगैरह दिए गए हैं, जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ सेंटर ही क्या कर सकता है, लॉज़ वगैरह बना सकता है। जैसा कि एक्सटर्नल अफ़ेयर्स वगैरह हो गया, बॉर्डर सिक्योरिटी वगैरह हो गया। उसके अलावा एक है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट मतलब यहाँ पर भी हमें इस शेड्यूल में लिस्ट वगैरह देखने को मिलती है, सब्जेक्ट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टेट ही क्या कर सकता है, लॉ वगैरह बना सकता है। नेक्स्ट इज़ कंकरेंट लिस्ट इसको बोलते हैं। मैं इसको थोड़ा-सा अलग लिखता हूँ, कंकरेंट लिस्ट। तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स वगैरह हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पर सेंटर और स्टेट दोनों क्या कर सकते हैं, लॉज़ वगैरह बनाते हैं। लेकिन एक मान लीजिए कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, जिसके बारे में सेंटर और स्टेट दोनों क्या करते हैं, लॉज़ वगैरह बनाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एक ही सब्जेक्ट के रिगार्डिंग दोनों लॉज़ वगैरह नहीं चल सकते। तो ऐसी सिचुएशन में किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? सेंटर को यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी और स्टेट ने जो लॉ बनाया है, उसको नलिफाई कर दिया जाएगा। तो ये सब हमें कहाँ देखने को मिलता है? शेड्यूल्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रोसीजर्स, प्रोसीजर्स देयर आर सो मेनी प्रोसीजर्स, तो प्रोसीजर्स वगैरह के रिगार्डिंग भी डिटेल्ड प्रोविजंस हमें देखने को मिलते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रोवाइड्स क्लैरिटी, अवॉइड्स एम्बिग्विटी एंड अलाउज प्रोग्रेसिव अमेंडमेंट्स व्हेन नीडेड। तो बहुत सारी चीज़ों के रिगार्डिंग क्लैरिटी हमें देखने को मिलती है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। एम्बिग्विटीज वगैरह को अवॉइड किया गया है एंड अलाउ प्रोग्रेसिव अमेंडमेंट्स, तो अमेंडमेंट्स वगैरह के रिगार्डिंग भी बहुत सारे प्रोविजंस, यानी खुद कॉन्स्टिट्यूशन में अगर अमेंडमेंट करना है तो वो कैसे किया जाएगा। draws from any global constitutions while adapting to Indian diversity। तो देखिए, हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो अलग-अलग कंट्रीज़ वगैरह के कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी अच्छी-अच्छी बातें हैं, उसको लेकर ये कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह हमारा बनाया गया है। तो वही बात यहाँ पर बोली गई है। बेसिस लाइज़ इन प्रिएम्बल एंड पार्ट्स 1 टू 4। तो इसका बेस क्या है? प्रिएम्बल, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिएम्बल को हमने डिटेल में पढ़ा है। किस तरह प्रिएम्बल जो है इन शॉर्ट पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के एक बेसिक मैसेज को रिफ्लेक्ट करता है, और पार्ट्स 1 टू 4, तो 1 से लेकर 4 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट्स हैं, वो भी एक तरह से मान लीजिए बेस है उस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। और इसी 1 टू 4 के पार्ट में फंडामेंटल राइट्स भी आते हैं, विच इज़ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा हमने अभी देखा, और उसी तरह डीपीएसपीज़ वगैरह भी आते हैं, विच इज़ पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब उसके बाद ये हो गया पहला सेलिएंट फीचर। अब दूसरा सेलिएंट फीचर वगैरह हम देखते हैं, विच इज़ रिगार्डिंग रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसका मतलब ये है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो देखिए, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कुछ-कुछ उसके प्रोविजंस वगैरह ऐसे लगेंगे देखकर आपको कि वो बिल्कुल रिजिड प्रोविजंस हैं। अब उसमें चेंज वगैरह कुछ हो ही नहीं सकता। और कुछ ऐसे प्रोविजंस वगैरह लगेंगे जो बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, उसमें ईज़िली चेंज किया जा सकता है। तो दोनों का ब्लेंड यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। Constitution can be amended, but some provisions need special majority plus state ratification, while simple matters need only simple majority। तो देखिए, कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स वगैरह, सम प्रोविजंस यानी कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं, अगर उसमें अमेंडमेंट करना है, तो कुछ ऐसे बिल्कुल फ्लेक्सिबल प्रोविजंस वगैरह हैं, जहां पर बस सिंपल मेजोरिटी 51 मोर देन, यानी नॉट 51, 50% से ज़्यादा की अगर मेजॉरिटी वगैरह हो, तो ऐसी सिचुएशन में 50% से ज़्यादा की मेजॉरिटी अगर हो, तो ऐसी सिचुएशन में उन प्रोविजंस के रिगार्डिंग ईज़िली अमेंडमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। तो उसी तरह रिजिडिटी भी हमें बहुत सारे प्रोविजंस में देखने को मिलती है। जैसा कि बहुत सारे प्रोविजंस वगैरह, वहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी भी होनी चाहिए, प्लस
स्टेट रेटिफिकेशन यानी अलग-अलग स्टेट वगैरह भी उसको रेटिफ़ाई करना चाहिए उस पर्टिकुलर बिल को, तभी जाकर वो बिल वगैरह पास होगा, वो लॉ वगैरह पास होगा या फिर वो अमेंडमेंट वगैरह होगा। तो इस तरह हमें दोनों का एक ब्लेंड यहाँ पर देखने को मिलता है। एन्श्योर्स बैलेंस, तो दोनों का बैलेंस वगैरह भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। प्रोटेक्शन ऑफ कोर वैल्यूज़ प्लस एडैप्टेबिलिटी ऑफ फ्यूचर नीड्स। तो जो कोर वैल्यूज़ हैं, जिस तरह बेसिक स्ट्रक्चर, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज़ वगैरह ये कोर वैल्यूज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उनको भी बिल्कुल प्रोटेक्ट किया जाएगा। और फ्यूचर के हिसाब से देखिए, जिस तरह सोसाइटी वगैरह चेंज होती रहती है, जिस तरह डिफरेंट चीज़ें फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्नोलॉजी वगैरह आती रहती है, तो उस तरह कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड करना ज़रूरी है। तो उसी तरह अमेंडमेंट वगैरह को भी बिल्कुल अडैप्ट किया जा सके, तो इस तरह दोनों का बैलेंस वगैरह हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इज़ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का मतलब क्या है? यानी सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लिमिट्स अमेंडमेंट पावर। पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय कोर फीचर्स। तो देखिए कुछ ऐसे कोर फीचर्स वगैरह हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको छेड़छाड़ किया ही नहीं जा सकता। आप अमेंडमेंट करना है, आप अमेंडमेंट करो, नो प्रॉब्लम, जहाँ भी आपको ठीक लगे, ज़रूरी लगे। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, आप उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर आप कोई ऐसा अमेंडमेंट वगैरह करते हैं, यानी पार्लियामेंट वगैरह पार्लियामेंट वगैरह अगर कोई ऐसा अमेंडमेंट वगैरह करती है, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट है, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे अमेंडमेंट को नलिफाई भी किया जा सकता है। अब इन दिस रिगार्ड देयर इज़ अ केस लॉ, वेरी, वेरी इंपोर्टेंट केस लॉ, व्हिच इज़ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। 1973 का ये केस है, जिसमें ये क्लियरली हेल्ड हुआ था कि पार्लियामेंट कैन नॉट मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशंस बेसिक स्ट्रक्चर। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर बिल्कुल भी नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह को मॉडिफाई कर सके। तो ये हमने देखा कि ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट इसके बाद हम समझते हैं कि देखिए फेडरलिज्म सिस्टम, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फेडरल स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है और इसी तरह यूनिटरी टिल्ट भी देखने को मिलता है। फेडरल स्ट्रक्चर सबसे पहले बोलते किसको है? तो देखिए एक होता है किंगशिप फॉर एग्जांपल, तो किंग का या फिर एक यूनिटरी गवर्नमेंट जिसको बोलेंगे, तो वहां पर कैसा होता है, पूरे का पूरा ये मान लीजिए जो कंट्री है, इस कंट्री में सिर्फ और सिर्फ ये राजा, किंग, इसी का पूरा कानून वगैरह चलेगा। यहाँ पर पब्लिक का या फिर दूसरे जो भी स्टेट्स वगैरह होते हैं, उनका बिल्कुल भी कुछ भी नहीं चलेगा। तो इसको बोलते हैं यूनिटरी या फिर किंगशिप वगैरह। लेकिन हमारा जो कंट्री इंडिया है, वो एक फेडरल सिस्टम वगैरह के बेसिस पर चलने वाला कंट्री है। फेडरल सिस्टम का मतलब क्या है? तो यहाँ पर देखिए फेडरल सिस्टम बोलते किसको हैं, कि यहाँ पर जो है सेंटर को भी पावर है और इसी के साथ-साथ स्टेट्स वगैरह को भी पावर्स दिए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कोई लॉ वगैरह बनाना है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ सेंटर वगैरह ही लॉ बनाएगा, नो। सेंटर के साथ-साथ ये अलग-अलग स्टेट्स वगैरह जो हैं, उनको भी एम्पावर किया गया है। तो इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सेंटर और स्टेट में होता है, उसको बोलते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। लेकिन हमारे इंडिया में जिस तरह यहाँ पर दिया गया है यूनिटरी टिल्ट, तो इस तरह भले ही जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सेंटर और स्टेट में, लेकिन यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि सेंटर को जो है ज़्यादा पावर्स दिए गए हैं, सेंटर को ज़्यादा पावर्स दिए गए हैं। जिस तरह अभी मैंने ऊपर एक एग्ज़ाम्पल दिया और वो एग्ज़ाम्पल यहाँ भी नीचे लिखा हुआ है, तो हम डायरेक्टली इसको पढ़ लेते हैं कि किस तरह सेंटर को ज़्यादा पावर्स वगैरह यानी यूनिटरी टिल्ट जिसको बोलेंगे वो दिया गया है। अब इंडिया क्या है, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है, स्टेट्स वगैरह का एक यूनियन है, नॉट लूज फेडरेशन। पावर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू, अब देखिए पावर को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिस तरह मैंने आपको बोला, एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट और एक होती है कंकरेंट लिस्ट, जो हमें सेवेंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ने को मिलते हैं। ये बात आप याद रखिए, आपको वाइवा में वगैरह भी पूछा जा सकता है कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट वगैरह कहाँ, कौन से शेड्यूल में देखने को मिलते हैं, तो आपको आंसर करना है सेवेंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये सब देखने को मिलता है। तो इस तरह पावर वगैरह जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है।
लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया, जो कंकरेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स वगैरह हैं जिनके रिगार्डिंग लॉ वगैरह बनाया जाएगा, तो ये सब्जेक्ट्स वगैरह जो भी हैं, इसके रिगार्डिंग मान लीजिए अगर यूनियन भी लॉ बनाता है और स्टेट भी अपना लॉ बनाती है, तो किसको प्रिवेल किया जाएगा? ऑब्वियसली दो दो लॉज वगैरह नहीं चल सकते एक साथ, तो ऐसी सिचुएशन में जो स्टेट का लॉ है उसको नलीफाई किया जाएगा और यूनियन के लॉ को यहाँ पर प्रिवेल किया जाएगा, प्रायोरिटी इसको दी जाएगी। तो यहाँ बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो यूनियन को जो एम्पावर किया गया है कि ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन की सिचुएशन में यूनियन को पावर होगा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिटरी टिल्ट, यानी फेडरल स्ट्रक्चर तो है, स्टेट और सेंटर में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन तो है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सेंटर को पावर ज्यादा है, उसको बोलते हैं यूनिटरी टिल्ट या यूनिटरी बायस। और कौन-कौन सी चीज़ों में हमें ये यूनिटरी बायस वगैरह देखने को मिलता है, जैसा कि सिंगल सिटीज़नशिप, यानी आप अगर यूएस का एग्ज़ाम्पल वगैरह लेंगे, तो जिस तरह आप जानते हैं देखिए यूएस में जो है, यूएस बहुत सारे स्टेट्स वगैरह से मिलकर बना हुआ एक क्या बोलेंगे, स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट है। तो अब यहाँ पर मान लीजिए एक पर्टिकुलर कोई स्टेट है, तो ये पर्टिकुलर स्टेट में रहने वाला ये जो सिटीजन है, इसके पास इस स्टेट की सिटीजनशिप भी होगी और अलग से इस सेंटर की सिटीजनशिप वगैरह भी होगी, यानी यहाँ पर उसको दो दो सिटीजनशिप वगैरह मिलेंगे। लेकिन हमारे इंडिया की वैसी बात नहीं है, इंडिया में सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है। सिमिलरली इंटीग्रेटेड जुडिशरी वैसा तो हम यहाँ पर नीचे पढ़ने वाले हैं। यस, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंटीग्रेटेड जुडिशरी वगैरह। बट यहाँ पर मैं इन शॉर्ट आपको बताता चलूँ कि जिस तरह देखिए इंडिया में सिर्फ़ और सिर्फ़ जो पावर सुप्रीम पावर दिया गया है जुडिशरी के रिगार्डिंग, दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट को। तो बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए जिस तरह जो मेन पावर सबसे ज़्यादा है, वो किसको है? सुप्रीम कोर्ट को है। सो अगेन दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ यूनिटरी बायस। इसके अलावा ऑल इंडिया सर्विसेज मतलब आईएएस, आईपीएस, आईएफएस वगैरह, ये सब जो सर्विसेज वगैरह होते हैं, तो ये सर्विसेज के रिगार्डिंग ऑफिसर्स वगैरह को रिक्रूट कौन करता है? सेंटर करता है। लेकिन ये कहाँ पर सर्व करेंगे? सेंटर में भी सर्व करेंगे और स्टेट, दोनों तरफ ये सर्व करेंगे। तो अगेन यहाँ पर भी रिक्रूटमेंट कहाँ से हो रहा है? सेंटर से हो रहा है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिटरी बायस वंस अगेन। इसके अलावा इमरजेंसी, वन वेरी वेरी लार्ज एंड बिग एग्जांपल कि इमरजेंसी के रिगार्डिंग पावर्स किसको दिए गए हैं? इमरजेंसी के रिगार्डिंग पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास। तो यहाँ पर स्टेट्स के पास पावर नहीं है, इसलिए भी एक यूनिटरी बायस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। सो दैट्स व्हाई एंश्योर्स यूनिटी, यानी यूनिटी वगैरह भी बरकरार रहे, प्लस स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेंटर स्ट्रॉन्ग है, बट रिस्पेक्ट्स स्टेट ऑटोनॉमी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि स्टेट्स वगैरह को बिल्कुल पावर वगैरह छीन लिया गया है, नो। तो स्टेट वगैरह को भी यहाँ पर ऑटोनॉमी देखने को मिलती है। इन दिस रिगार्ड देयर इज अ केस लॉ, एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस पर्टिकुलर केस में फेडरलिज्म के रिगार्डिंग बात हुई है कि फेडरलिज्म क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। फेडरलिज्म क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और मिस यूज ऑफ आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 किसके बारे में है? इट्स रिगार्डिंग इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी पावर। तो आर्टिकल 356 का मिसयूज वगैरह जो है रिव्यूएबल है, यानी अगर मान लीजिए सबसे पहले इमरजेंसी के पावर्स किसके पास हैं? सेंटर के पास हैं। तो अगर कोई सेंटर यानी सेंटर अगर क्या करता है किसी पर्टिकुलर स्टेट में, अगर प्रोविजन इमरजेंसी वगैरह लागू कर देता है, बिल्कुल, यानी वहां पर इमरजेंसी लागू करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी जबरदस्ती वहां पर इमरजेंसी अगर लागू की जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में ये तो बिल्कुल इलीगल हो गया और मिसयूज हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में स्टेट क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है और ये इस डिसीजन को चैलेंज कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट को अगर हकीकत में लगे कि हाँ, ये यहाँ पर बिल्कुल मिस यूज ऑफ पावर किया गया है और इमरजेंसी बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, तो यहाँ की इमरजेंसी को नलीफाई मतलब इमरजेंसी को खत्म किया जा सकता है। तो इसको बोलते हैं रिव्यू। तो सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू का पावर है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो देखिए गवर्नमेंट कैसी है, हमारे इंडिया में कोई किंगशिप वगैरह जैसी गवर्नमेंट नहीं है, यूनिटरी बेसिस पर कोई गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। इसका मतलब क्या? पार्लियामेंट्री फॉर्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है हमारे इस कंट्री का। और जो रियल एग्जीक्यूटिव्स यानी रियल एग्जीक्यूटिव्स कौन है यहाँ पर? देखिए, रियल एग्जीक्यूटिव्स हैं प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी एक तो प्राइम मिनिस्टर वो हैं, और इसके अलावा जो अलग-अलग मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स, डिफेंस मिनिस्टर्स वगैरह। तो इस तरह ये मिलकर बनते हैं रियल एग्जीक्यूटिव्स। और ये रियल एग्जीक्यूटिव्स वगैरह जो होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा। लोकसभा के टुवर्ड्स ये क्या है? रिस्पॉन्सिबल हैं, वो आंसरेबल हैं। तो कौन? रियल एग्जीक्यूटिव्स। बेस्ड ऑन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर देखने को मिलती है कि ये पूरे की पूरी पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कोई भी पर्टिकुलर लॉ वगैरह बनाने के रिगार्डिंग। और नो कॉन्फिडेंस मोशन भी यहाँ हमें देखने को मिलता है, यानी अगर मान लीजिए ये जो पीएम और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह जो बनाए गए हैं, ये लोकसभा की मेजोरिटी के बेसिस पर बनाए गए होते हैं। अगर यहाँ पर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह ला करके पीएम वगैरह जो है बिल्कुल भी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन या व्हाटएवर इट मे बी ये ठीक से काम नहीं कर रहे, तो इनके पास से अगर मेजोरिटी चली जाती है तो फिर पीएम चेंज हो सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी टू द इलेक्टेड हाउस, तो जो इलेक्टेड हाउस है यानी जो लोकसभा है, तो उसके टुवर्ड्स इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और पीएम की अकाउंटेबिलिटी होती है कि वो इनको आंसरेबल होंगे अपने डिसीजंस वगैरह के रिगार्डिंग। सिमिलर स्ट्रक्चर इन स्टेट्स, तो उसी तरह स्टेट्स वगैरह जो-जो भी हैं, यानी अभी तक हमने कहाँ पर देखा? लोकसभा के रिगार्डिंग देखा। तो अब जो अलग-अलग लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ वगैरह जो स्टेट लेवल पर होती हैं, तो वहाँ भी सेम स्ट्रक्चर होता है, वहाँ भी सीएम होता है और वहाँ भी राज्य मंत्री जिसको बोलते हैं हिंदी में, वहाँ भी स्टेट लेवल पर मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं और वहाँ पर भी यानी जिस तरह प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं नेशनल लेवल पर, उसी तरह गवर्नर होते हैं स्टेट लेवल पर। इंश्योर्स रिस्पॉन्सिबल एंड स्टेबल एग्जीक्यूटिव, तो रिस्पॉन्सिबल और स्टेबल एग्जीक्यूटिव्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए, ये बिल्कुल ऐसी बातें हैं जो आपको अच्छी तरह मालूम है, ये सब की सब बातें। उसी तरह ऊपर भी जो आपने पढ़ा, तो बहुत सारी बातें वगैरह तो शायद आपको पहले से पता ही होंगी। कुछ बातें वगैरह आप अगर जो जो नहीं भी पता है, तो ऐसी बातें हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ लेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएँगी। तो अब नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग ये एक सेलिएंट फीचर कैसे है? तो फंडामेंटल राइट्स एंड एनफोर्सिबिलिटी। तो देखिए, राइट्स जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो क्या-क्या इंक्लूड करते हैं? जैसा सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी। कोई भी पर्सन हो, कैसा भी पर्सन हो, किसी भी रिलिजन का हो, किसी भी सेक्स का हो, क्रीड का हो, कास्ट का हो, वो लॉ के सामने इक्वल है। फ्रीडम्स, देयर आर सो मेनी फ्रीडम्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी एटसेट्रा। ये भी अलग तरह के फ्रीडम्स वगैरह भी फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, तो एक्सप्लॉयटेशन वगैरह से बिल्कुल प्रोटेक्शन हमें देखने को मिलता है। और हाँ, रिलीजन, राइट टू रिलीजन भी एक फंडामेंटल राइट है। अपार्ट फ्रॉम दिस, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, तो अलग-अलग जो भी कल्चर्स वगैरह होते हैं, वो लोग भी विदाउट एनी प्रॉब्लम अपने कल्चर वगैरह को एक्सरसाइज़ मतलब कल्चर वगैरह को फ़ॉलो कर सकते हैं। और जो एजुकेशनल राइट्स वगैरह हैं, यानी एजुकेशन वो हासिल करने का उनको अधिकार भी है, राइट टू एजुकेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस, रेमेडीज़, देयर आर सो मेनी रेमेडीज़, जैसा कि अगर बोलने का मतलब ये है कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है, कोई मान लीजिए इक्वालिटी के रिगार्डिंग, अगर या फिर रिलीजन के रिगार्डिंग, अगर कोई अपने पर्टिकुलर रिलीजन वगैरह पर रिलीजन को फॉलो करना चाहता है, लेकिन उसको फॉलो नहीं करने दिया जा रहा, तो ऐसा पर्सन क्या कर सकता है? इसके फंडामेंटल राइट का यानी राइट टू रिलीजन का वायलेशन हो रहा है, तो ये पर्सन सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है या हाई कोर्ट वगैरह में भी जा सकता है और लीगल एक्शन ले सकता है और अपने राइट्स वगैरह को प्रोटेक्ट कर सकता है। सो दीज़ आर रेमेडीज़। और ये रेमेडीज़ वगैरह जो है किस तरह अचीव कर सकता है वो पर्सन? अंडर आर्टिकल 32, अंडर आर्टिकल 32 राइट टू डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट वगैरह हो, हाँ, ये अंडर आर्टिकल 32 ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, अगर
हाई कोर्ट में जाना है तो अंडर आर्टिकल 226 सॉरी 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर वो हाई कोर्ट वगैरह का दरवाजा भी खटखटा सकता है। तो इस तरह ये रेमेडीज हैं। राइट्स हैव रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो देखिए ये फंडामेंटल राइट्स वगैरह जो जो भी हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एब्सोल्यूट हैं। नो, इसमें से बहुत सारे राइट्स वगैरह हैं जिनके रिगार्डिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हमें देखने को मिलते हैं। बोलने का मतलब क्या, फॉर एग्जांपल शॉर्ट में मैं लिखता हूँ, सॉरी, फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह का ये फंडामेंटल राइट है जो हमें आर्टिकल 19 में देखने को मिलता है। अब देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब क्या है। हर एक को जो है बोलने की आज़ादी है। लेकिन देखिए बोलने की आज़ादी है इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है किसी पर्टिकुलर पर्सन को डिफेम कर सकते हो। कि क्या आप जो है बोलने की आज़ादी है इसका मतलब क्या आप किसी को भी डिफेम कर सकते हो? नो, द आंसर इज़ नो। क्या आप किसी भी पर्सन के रिलीजन वगैरह के रिगार्डिंग कुछ भी बकवास वगैरह कर सकते हो? द आंसर इज़ नो। तो बोलने का मतलब ये है देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह गारंटीड है। लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ यहाँ पर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह दिए गए हैं। तो वही बात यहाँ पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस उसी को बोलेंगे। बट रिमेन एनफोर्सिएबल अगेंस्ट द स्टेट। तो स्टेट वगैरह के अगेंस्ट, यानी स्टेट अगर फंडामेंटल राइट्स वगैरह भी छीनने की कोशिश करता है तो स्टेट के अगेंस्ट वगैरह भी एनफोर्स किया जा सकता है। तो ये देखिए जो आर्टिकल 32 है इसको बैकबोन ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी वगैरह बोला गया है। और ये फंडामेंटल राइट्स वगैरह को भी बैकबोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी वगैरह बोला गया है। अब इसके रिगार्डिंग कुछ केसेस हम देखते हैं। गोलकनाथ वाला केस, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स का स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और इस पर्टिकुलर केस में ये भी हेल्ड हुआ था कि अब फंडामेंटल राइट्स वगैरह को बिल्कुल भी अमेंड नहीं किया जा सकता, कोई छीन नहीं सकता। पार्लियामेंट कैन नॉट डाइल्यूट देम। तो पार्लियामेंट वगैरह फंडामेंटल राइट्स को नहीं डाइल्यूट कर सकता। लेड टू डेवलपमेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो इस तरह देखिए बेसिक स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग ये एक इंपॉर्टेंट केस था। नेक्स्ट मनेका गांधी केस, आर्टिकल 21 एक्सपैंडेड, लिबर्टी रिक्वायर्स फेयर जस्ट रीजनेबल प्रोसीजर। यानी देखिए इस केस में हुआ क्या था, मनेका गांधी जो क्या करना चाहती थी, देश के बाहर फ्लाई करना चाहती थी, मतलब टेम्पररी बेसिस पर, नॉट परमानेंट बेसिस पर। तो वो देश के बाहर जो है जाना चाहती थी। लेकिन कुछ अथॉरिटीज वगैरह ने बिल्कुल इलीगली इनका क्या कर लिया, पासपोर्ट वगैरह जब्त कर लिया। पासपोर्ट वगैरह जब्त कर लिया। तो अब यहाँ पर मनेका गांधी वगैरह इन्होंने क्या बोलेंगे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वगैरह में इन्होंने केस वगैरह फाइल किया कि किस बेसिस पर उनका पासपोर्ट वगैरह जो है लिया जा रहा है। और जो अथॉरिटी जिन लोगों ने पासपोर्ट वगैरह छीना था, तो उन्होंने कहा कि हम जो है एक प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ये पासपोर्ट वगैरह छीन रहे हैं करके, हालांकि उनका ये रीजन वगैरह बिल्कुल भी सही नहीं था। तो ऐसी सिचुएशन में अल्टीमेटली जब ये पासपोर्ट जो इलीगली छीना गया था, तो यहाँ पर देखिए पासपोर्ट, यानी जो फ्लाई, राइट टू फ्लाई, यानी ये अल्टीमेटली जो है एक लिबर्टी, लिबर्टी पर, यानी राइट टू लिबर्टी का इन्फ्रिंजमेंट ये यहाँ पर था। राइट टू लिबर्टी का इन्फ्रिंजमेंट यहाँ पर था। तो इस तरह बोलने का मतलब ये है कि देखिए राइट टू फ्लाई के नाम का कोई भी फंडामेंटल राइट हमें देखने को नहीं मिलता। राइट टू फ्लाई का, राइट टू फ्लाई के नाम से कोई भी फंडामेंटल राइट हमें देखने को नहीं मिलता। बट स्टिल आर्टिकल 21 को इतना एक्सपांड किया गया कि उसमें राइट टू फ्लाई को भी इंक्लूड किया गया। इसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ आर्टिकल 21। तो इसी तरह देखिए आर्टिकल 21 है किसके बारे में, मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता चलूं। देखिए आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल, शॉर्ट में लिखता हूं मैं, पर्सनल लिबर्टी। तो देखिए बोलने का मतलब ये है राइट टू लाइफ मतलब किसी की लाइफ को भी छीना नहीं जा सकता, यानी इलीगली, यानी मर्डर वगैरह जो है अगर कोई करता है तो फिर वो इलीगल है, इस तरह ये इसका मतलब होता है। सिमिलरली राइट राइट टू लिबर्टी, यानी किसी की भी लिबर्टी वगैरह, आजाद है कोई पर्सन तो उसकी लिबर्टी को छीना नहीं जा सकता। लेकिन इसके मीनिंग को इतना ज्यादा एक्सपांड किया गया सुप्रीम कोर्ट वगैरह के द्वारा, तो अब मतलब
मान लीजिए राइट टू लाइफ का मतलब क्या है, वो उसको एक अच्छी ज़िंदगी वग़ैरह मिलना चाहिए। और राइट टू लिबर्टी मतलब वो आज़ाद है। अब आज़ाद है का मतलब ये है कि उसको रोका नहीं जा सकता अगर वो अपने घर के बाहर लीगली जाना चाहता है या स्टेट के बाहर जाना चाहता है, इवन कंट्री के बाहर भी जाना चाहता है। तो इस तरह राइट टू लिबर्टी में क्या आ गया, राइट टू फ्लाई वग़ैरह भी आ गया। सिमिलरली यानी अब वो ये बोला जाने लगा कि दैट्स व्हाई राइट टू फ्लाई भी क्या है, आर्टिकल 21 का एक्सटेंशन है। आर्टिकल 21 का एक्सटेंशन है, दैट्स व्हाई। सिमिलरली अब देखिए राइट टू लाइफ का मतलब हर एक को जीवन जीने का अधिकार है। अब फॉर एग्जांपल सिमिलरली पॉल्यूशन वगैरह बहुत ज़्यादा है, स्पेशली दिल्ली का वगैरह आप मामला न्यूज़ वगैरह देख रहे होंगे बार-बार। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर अच्छी लाइफ वगैरह जीना है तो एनवायरनमेंट वगैरह भी अच्छा होना चाहिए। तो राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट वगैरह भी ये क्या हो गया, राइट टू लाइफ के अंडर आ गया। इसका मतलब अब राइट टू फ्री एनवायरनमेंट वगैरह भी आर्टिकल 21 का पार्ट बन गया, आर्टिकल 21 का एक्सटेंशन बन गया। तो इस तरह आर्टिकल 21 को बहुत ज़्यादा एक्सपांड किया गया है। तो उसी तरह चलते-चलते राइट टू प्राइवेसी वगैरह भी आर्टिकल 21 के एक्सटेंशन में आपको देखने को मिलेगी। तो बोलने का मतलब ये है कि किस तरह फंडामेंटल राइट्स वगैरह को एनफोर्सिएबल किया गया है, ये हमें यहाँ पर समझ में आता है। अब नेक्स्ट देखिए पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जैसा मैंने आपको बोला फंडामेंटल राइट्स। उसी तरह नेक्स्ट है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी नॉट इन्फोर्सिएबल, यानी देखिए ये फंडामेंटल राइट्स की तरह इन्फोर्स्ड नहीं है। यानी फॉर एग्जांपल राइट टू इक्वालिटी, अगर किसी के साथ भेदभाव वगैरह होता है तो वो क्या कर सकता है, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए कोई स्टेट पॉलिसी वगैरह, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, तो इसको अगर कोई नहीं मानता है तो यहाँ पर ये इस बेसिस पर कोर्ट का दरवाजा वगैरह खटखटा नहीं सकता। तो ये क्या है, नॉट इन्फोर्सिएबल, इन्फोर्सिएबल नहीं है बट फंडामेंटल टू गवर्नेंस। तो गवर्नेंस वगैरह के रिगार्डिंग एक फंडामेंटल है, यानी डायरेक्शंस वगैरह के रिगार्डिंग ये प्रिंसिपल्स वगैरह बनाए गए हैं। एम टू सोशल जस्टिस, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सोशल जस्टिस, वेलफेयर, इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो समाज का जो है और भी भला किया जा सके, वेलफेयर किया जा सके, और इसी तरह इकोनॉमिक इक्वालिटी वगैरह के रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। गाइड द स्टेट इन पॉलिसी मेकिंग, तो पॉलिसी मेकिंग जिस तरह मैंने आपको बताया, पॉलिसी वगैरह अगर कोई स्टेट बनाना चाहती है तो फिर स्टेट को गाइडेंस मिलता है इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बेसिस पर। फॉर एग्जांपल अगर स्टेट जो है लैंड रिफॉर्म के रिगार्डिंग कोई लॉ वगैरह बनाना चाहती है, या फिर मिनिमम वेजेस के रिगार्डिंग कोई लॉ बनाना चाहती है, या फिर विलेज पंचायत वगैरह के रिगार्डिंग कोई लॉ बनाना चाहती है, तो ऐसे सिचुएशन में स्टेट को एक गाइडेंस मिलता है इन डीपीएसपीज वगैरह के रिगार्डिंग। हेल्प इंटरप्रेट लॉज, तो लॉज को इंटरप्रेट करने में भी ये इंपॉर्टेंट है। एंड राइट्स, राइट्स को भी इंटरप्रेट करने में भी इंपॉर्टेंट है। यूज्ड बाय कोर्ट्स टू अपहोल्ड वेलफेयर लेजिस्लेशन, तो देखिए वेलफेयर लेजिस्लेशन, देयर आर सो मेनी वेलफेयर लेजिस्लेशन, जैसा कि लेबर लॉज वगैरह हो गए। अब ये लेबर लॉज किसके वेलफेयर के लिए बनाए गए हैं, लेबर्स के लिए। तो इस तरह के जो वेलफेयर लेजिस्लेशंस वगैरह होते हैं, तो उसको अपहोल्ड करने के लिए कोर्ट ये डीपीएसपीज वगैरह को मतलब रेफर करता है। तो ये हमने अंडरस्टैंड किया रिगार्डिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब उसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, ये भी एक सैलिएंट फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। सिमिलरली जुडिशियल रिव्यू, तो अब इंटीग्रेटेड जुडिशियरी का मतलब क्या है और जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है, ये हमने शॉर्ट में देखा है, यहाँ पर फिर से उसको देखते हैं। जैसा कि वन यूनिफाइड हायरार्की, जिस तरह हमने देखा जो यूनिटरी वाला पॉइंट हम समझ रहे थे, यूनिटरी बायस वाला, तो वही बात कि यहाँ पर एक यूनिफाइड हायरार्की देखने को मिलती है, जहाँ पर सुपर मोस्ट कौन सा है, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद उसके अंडर आता है अलग अलग हाई कोर्ट्स वगैरह, और उसके आते हैं अंडर अलग अलग सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल, अब सुप्रीम कोर्ट के पास देखिए ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये ज्यूरिसडिक्शन का मीनिंग बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता, इसलिए ये वाला पॉइंट जो है समझ में नहीं आता। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये है, देखिए ज्यूरिसडिक्शन एक तरह से बोलते हैं हद, यानी लिमिट, एक इसका ये भी मीनिंग वगैरह हो सकता है। यानी बोलने का मतलब ये है, देखिए अगर मान लीजिए अब मैं रहता हूँ सोलापुर में,
मैं रहता हूँ सोलापुर में। अब मान लीजिए सोलापुर का एक लैंड का कोई केस है। तो ये लैंड का केस वग़ैरह जो सोलापुर का है और सब पार्टी सब के सब यहाँ ओनर और जो कुछ भी चीज़ें वग़ैरह हैं, वो सब के सब जो है मतलब सोलापुर से ही बिलॉन्ग करते हैं ओनर वग़ैरह। तो क्या ये केस सोलापुर की लैंड से रिलेटेड कोई केस, क्या दिल्ली में फाइल कर सकता है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस? आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि दिल्ली में अगर दिल्ली की कोर्ट में अगर ये केस जाएगा तो दिल्ली वाले बोलेंगे कि यार आपको सेंस होना चाहिए, ये केस है ये लैंड वगैरह सोलापुर का है, ओनर भी सोलापुर का है, ये सब जितने भी पार्टीज़ वगैरह हैं सब के सब सोलापुर के हैं, तो फिर हम यहाँ पर थोड़े ही इसको डिसाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास इसका पावर नहीं है। यानी हमारे पास इसका ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, इस पर्टिकुलर केस का ज्यूरिसडिक्शन हमारे पास नहीं है। तो इसको बोलते हैं ज्यूरिसडिक्शन यानी एक तरफ से लिमिट जिसको हम बोलेंगे। सोलापुर में चलने वाले केसेस कहाँ पर जाएँगे? सोलापुर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट में। सिमिलरली दिल्ली के केसेस वगैरह जाएँगे यहाँ पर। तो उस तरह अगर कोई पर्टिकुलर केस मान लीजिए सॉरी महाराष्ट्र का कोई केस है। तो महाराष्ट्र में जो भी केस वगैरह चल रहा है, वो कहाँ जाएँगे? बॉम्बे हाई कोर्ट में जाएँगे। महाराष्ट्र का कोई केस जो है कोई कर्नाटका हाई कोर्ट में लेकर नहीं जा सकता। दिस इज़ कॉल्ड एज़ ज्यूरिसडिक्शन वन्स अगेन। और देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शंस तो यहाँ पर हम ये देख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के पास कौन-कौन से ज्यूरिसडिक्शन हैं। एक तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जिस तरह हमने अभी ऊपर देखा आर्टिकल 32 के रिगार्डिंग कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट वगैरह इन्फ्रिंज होता है, तो वो क्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपना केस वगैरह फाइल कर सकता है। तो यहाँ पर ओरिजिनली ये केस कहाँ से शुरू हुआ? सुप्रीम कोर्ट से। जनरली क्या होता है देखिए एक होता है लोअर कोर्ट, सेशंस कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। वहाँ भी अगर कोई सैटिस्फाइड नहीं होता तो फिर वो अपील करता है हाई कोर्ट में। फिर अगर यहाँ भी सैटिस्फाइड नहीं होता तो वो अपील करता है सुप्रीम कोर्ट में। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है इसका? ये लोअर कोर्ट है। तो उसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी डायरेक्टली केसेस वगैरह फाइल कर सकते हैं। यहाँ वही बात हो रही है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन भी हो सकता है। एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन मतलब अपील वो तो ज्यूरिसडिक्शन होगा ही होगा क्यों? बॉम्बे हाई कोर्ट का कोई केस है उसमें जो अग्रीव्ड है वो सैटिस्फाइड नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में वो सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकता है, अपील कर सकता है दैट इज़ कॉल्ड एज़ एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। इसके अलावा एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन यानी मान लीजिए कोई हाई कोर्ट है। अब इस हाई कोर्ट को जो है पर्टिकुलर कोई प्रोविज़न वगैरह समझने में दिक्कत हो रही है। तो वो क्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट वगैरह को कंसल्ट कर सकता है कि काइंडली इस बारे में आप एडवाइस वगैरह दीजिए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? एडवाइस वगैरह देगी। तो ये भी एक सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है। नाउ जुडिशियल रिव्यू वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट जुडिशियल रिव्यू वगैरह बोलते किसको हैं? चेक्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज़ एंड प्रोटेक्ट्स डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। तो देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ यानी मान लीजिए पार्लियामेंट अब कल को मान लीजिए कोई ऐसी सरकार वगैरह आ गई और उन्होंने क्या किया कोई भी अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स वगैरह कोई लॉ वगैरह बनाया यानी बिल्कुल एक इलीगल तरह का लॉ वगैरह बनाया और उन्होंने बोला कि वॉट एवर इट मे बी आप कोई भी एग्जांपल वगैरह ले लीजिए तो वो लॉ जो है बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का इससे टकराने वाला लॉ है इससे टकराने वाला लॉ है जैसा हमने देखा बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह को छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता तो ऐसे लॉ को क्या किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और अगर ये लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा तो फिर ऐसे लॉ को नलिफाई भी किया जा सकता है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज जुडिशियल रिव्यू कि जुडिशियली उसका रिव्यू वगैरह होगा कि ये पर्टिकुलर लॉ सही है या नहीं है अगर सही नहीं है तो फिर उसको नलिफाई किया जाएगा इन दिस केस देर आर सम इंपॉर्टेंट केस लॉज मिनर्वा मिल्स जुडिशियल रिव्यू एंड बैलेंस बिटवीन पार्ट 3 एंड पार्ट 4 तो यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू के रिगार्डिंग ये एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है यहाँ भी हमें जुडिशियल रिव्यू देखने को मिला था और पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होना चाहिए बैलेंस होना चाहिए मतलब जो बैलेंस है पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में यानी पार्ट 3 क्या है फंडामेंटल राइट्स जैसा मैंने आपको बताया और पार्ट 4 क्या है डीपीएसपी तो ये दोनों में जो बैलेंस हमें देखने को मिलता है ये भी क्या है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है करके इस तरह की बात इस पर्टिकुलर केस में हुई थी नेक्स्ट एल चंद्र कुमार
जुडिशियल रिव्यूज एसेंशियल, तो जुडिशियल रिव्यू एसेंशियल है। ट्रिब्यूनल्स रिमेन अंडर हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट सुपरविजन। तो देखिए बहुत तरह के ट्रिब्यूनल्स वगैरह होते हैं। अब ये ट्रिब्यूनल्स होते क्या हैं? कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स, अब जैसा कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कंपनी लॉ, कंपनी लॉ वगैरह के रिगार्डिंग जो भी केसेस वगैरह होते हैं, वो हर एक जज वगैरह हैंडल नहीं कर सकता। क्यों? उसको कंपनी लॉज़ का नॉलेज वगैरह, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का नॉलेज वगैरह होना चाहिए। तो इसलिए क्या किया गया, अलग से कंपनी लॉज़ वगैरह के रिगार्डिंग ट्रिब्यूनल वगैरह बनाए गए। तो जो भी कंपनी लॉज़ के केसेस वगैरह होंगे, पहले वो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल उसको बोला जाता है। पहले वहाँ जाएँगे, अगर वहाँ से भी क्लेरिफ़ाई नहीं होता तो फिर वो कहाँ जाएँगे, हाई कोर्ट वगैरह में चैलेंज होंगे। तो ये उसका अगेन थोड़ा-सा लॉन्ग प्रोसीजर है, मैंने बस शॉर्ट में आपको बताया। तो बोलने का मतलब ये है कि ये ट्रिब्यूनल्स वगैरह भी जो होंगे, जो अलग-अलग तरीके के स्पेशलाइज़्ड ट्रिब्यूनल्स वगैरह बनाए गए हैं। तो ये ट्रिब्यूनल वगैरह जो है हाई कोर्ट से बढ़कर नहीं है, बल्कि हाई कोर्ट के अंडर है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंडर सुपरविजन में ये काम करेंगे। इस तरह की बात इस पर्टिकुलर केस में हुई थी। नेक्स्ट, सेक्युलरिज्म एंड इक्वालिटी। तो सेक्युलरिज्म और इक्वालिटी वगैरह के रिगार्डिंग ये भी कुछ यानी फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेलिएंट फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। रिगार्डिंग सेक्युलरिज्म, स्टेट न्यूट्रलिटी इन रिलीजन। तो जिस तरह हम जानते हैं कि हमारा जो कंट्री है वो बिल्कुल न्यूट्रल है एज फार एज रिलीजन्स आर कंसर्न, यानी नो स्टेट रिलीजन। हमारे इस स्टेट मतलब यानी यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि स्टेट मतलब जो राष्ट्र वगैरह होते हैं, यानी महाराष्ट्र, कर्नाटका, उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पर। स्टेट मतलब कंट्री, स्टेट मतलब कंट्री की बात यहाँ पर हो रही है। तो हमारे इस कंट्री का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, सभी रिलीजन्स वगैरह को बिल्कुल इक्वल रिस्पेक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट, एडेड एक्सप्लिसिटली बाय अमेंडमेंट बट इनहेरेंट सिंस बिगिनिंग। तो ये सेक्युलरिज्म जो है देखिए हमारे प्रियम्बल में शुरू से नहीं था। जब 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया, जब प्रियम्बल वगैरह भी बनाया गया, तो तब ये वर्ड सेक्युलरिज्म कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंडर इस सेक्युलरिज्म को भी ऐड किया गया। क्यों ऐड किया गया? क्योंकि देखिए कंसेप्ट जो है अवेलेबल था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट अवेलेबल था, लेकिन उसी कंसेप्ट को अच्छी तरह, एक इम्पोर्टेंट बात थी ये सेक्युलरिज्म, और उसको प्रियम्बल में भी होना चाहिए, इस तरह की यहाँ पर नेसेसिटी देखी गई। तो इसलिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंडर प्रियम्बल में भी उसको ऐड किया गया। प्रोटेक्ट्स डाइवर्सिटी एंड माइनॉरिटी राइट्स। तो यहाँ पर डाइवर्सिटी और माइनॉरिटी राइट्स वगैरह को प्रोटेक्ट किया गया है। नेक्स्ट, इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। यानी देखिए इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस बहुत मतलब आसान चीज़ें हैं, ये कोई डिफ़िकल्ट चीज़ें वगैरह नहीं हैं। यानी स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, सोशल रिफॉर्म। तो देखिए सोसाइटी वगैरह को जब आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, तो फिर ये इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन वगैरह की चीज़ें जो होती हैं, तो ये इसको बिल्कुल अवॉइड करना पड़ेगा। तो इसी पर जो है बिल्कुल स्ट्रांगली फोकस किया गया है। नेक्स्ट, सपोर्ट्स इंक्लूसिव गवर्नेंस। तो इस तरह इंक्लूसिव गवर्नेंस मतलब देखिए चाहे लोअर कास्ट का हो, चाहे बैकवर्ड कास्ट का हो, या फिर कोई अपर कास्ट का हो, सबका यहाँ पर जो है इक्वल पार्टिसिपेशन वगैरह हो एक अच्छा गवर्नमेंट वगैरह बनाने के लिए। तो इसको भी यहाँ पर इस चीज़ को भी सपोर्ट किया गया है। तो अल्टीमेटली इसकी वजह से सोशल जस्टिस को भी एनहांसमेंट मिलता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सेलिएंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट, सिटीजनशिप, वोटिंग इमरजेंसी, लोकल गवर्नमेंट। तो ये वन बाय वन ये पॉइंट्स भी हम कवर कर लेते हैं रिगार्डिंग सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज गारंटीड अंडर आर्टिकल 326। मतलब बहुत सिंपल सा इसका मीनिंग है, एवरी सिटीजन 18 प्लस, 18 प्लस जो भी सिटीजन वगैरह है वो क्या कर सकता है, वोट कर सकता है। फाउंडेशन फॉर डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है, कॉमन सेंस की बात है, और ये भी एक इम्पोर्टेंट सेलिएंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट, सिंगल सिटीजनशिप, जैसा मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि हमारी कंट्री में सिंगल सिटीजनशिप है। ओनली वन इंडियन सिटीजनशिप स्ट्रेंथेन्स नेशनल यूनिटी। तो इसकी वजह से नेशनल यूनिटी वगैरह को स्ट्रेंथन मिलता है।
इमरजेंसी प्रोविजंस की जहाँ तक बात है, 3 टाइप की इमरजेंसी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती है। एक है नेशनल इमरजेंसी, यानी नेशनल बेसिस पर अगर कुछ मसला चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो नेशनल इमरजेंसी लागू की जा सकती है। स्टेट लेवल पर अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो स्टेट इमरजेंसी वहाँ पर लागू की जाएगी। और फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह की वजह से जो इमरजेंसी वगैरह लागू होती है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, टू हैंडल क्राइसिस। कोर्ट्स इंश्योर दे कैन नॉट बी मिसयूज टू डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी। तो यही बात केशवानंद भारती में भी हुई थी और यही बात मिनर्वा मिल्स वगैरह में भी हुई थी। कौन सी बात? कि यहाँ पर जो है, देखिए, जो कोर्ट्स हैं, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट, तो ये यहाँ पर बिल्कुल अ, यहाँ पर बिल्कुल ख्याल रखेगी, देखेगी कि ये इंडियन कोर्ट्स वगैरह जो है इस बात को मॉनिटर करेगी कि ये जो इमरजेंसी प्रोविजंस वगैरह है, इसका मिसयूज वगैरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यानी सेंटर वगैरह जो है, सेंटर के पास पावर है ऑब्वियसली, तो यहाँ पर ये सेंटर या प्रेसिडेंट वगैरह अपने इस पावर का मिसयूज करते हुए किसी भी स्टेट में जहाँ पर इमरजेंसी जैसी कुछ भी सिचुएशन नहीं है, तो अननेसेसरीली वहाँ पर इमरजेंसी वगैरह लागू नहीं कर सकते। लास्ट हमें पंचायती राज वगैरह के रिगार्डिंग भी पढ़ने को मिलता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट सेलियंट फीचर। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो देखिए, ग्राउंड लेवल पर भी पूरा अच्छी तरह सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन हो सके, तो ये पूरी हायरार्की का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो पंचायती राज, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, इम्पॉर्टेंट सेलियंट फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है और ये जो है 73rd या 74th अमेंडमेंट्स वगैरह के बेसिस पर ये पंचायती राज का सिस्टम वगैरह अमेंडमेंट के अंडर ये इंक्लूड किया गया था। डिसेंट्रलाइजेशन एंड ग्रास रूट डेमोक्रेसी। तो देखिए, ग्रास रूट डेमोक्रेसी और डिसेंट्रलाइजेशन, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक स्टेट की ही बात अगर ले ली जाए, तो स्टेट का जो कैपिटल वगैरह होता है, सब के सब डिसीजंस वगैरह वहीं पर हो रहे हैं और जो विलेजेस के अलग अलग विलेजेस के लोग वगैरह हैं, उनका बिल्कुल भी कुछ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये पंचायती राज वगैरह का कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो देखिए, ये यहाँ पर सभी सेलिएंट फीचर्स वगैरह होते हैं ख़त्म। आई होप कि अच्छी तरह आपको ये सभी चीज़ें वगैरह समझ में आई होंगी। अब देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, वो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो बहुत सारे एलएलबी स्टूडेंट्स वगैरह प्रॉब्लम फेस करते हैं। कौन सी प्रॉब्लम? कि वो ये प्रॉब्लम है कि इतने बड़े-बड़े आंसर्स वगैरह जो होते हैं, तो ये आंसर्स वगैरह उनको याद नहीं होते। वो ये आंसर्स वगैरह याद नहीं कर पाते। तो देखिए, ये एक जनरल प्रॉब्लम है और अनफॉर्च्यूनेटली इसका याद करने का मेथड वगैरह जो है बहुत ही आसान होता है। बट अनफॉर्च्यूनेटली बहुत सारे लोगों को ये मेथड वगैरह पता नहीं होता, दैट्स व्हाई इनको इतने सारे आंसर्स वगैरह याद नहीं होते और फिर अल्टीमेटली उनको ये लगने लगता है कि एलएलबी इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो देखिए, हर चीज़ के जो है कुछ हैक्स होते हैं, हर चीज़ के कुछ शॉर्टकट्स वगैरह होते हैं। अगर आप उन हैक्स, शॉर्टकट्स, टिप्स वगैरह को एक्वायर कर लेंगे, तो फिर आपकी लाइफ़ जो है आसान बन जाती है। तो मैं यहाँ पर देखिए, वैसे आंसर वगैरह तो हमारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मैं मेरे स्टूडेंट्स वगैरह के लिए कुछ टिप्स वगैरह के अकॉर्डिंग कुछ मेथड्स वगैरह के अकॉर्डिंग अ, कुछ मेथड वगैरह बताऊँगा जिसके बेसिस पर आप जो है यानी मेमोरी टेक्निक्स वगैरह यूज़ करके आप इस आंसर को याद कर सकते हैं, बाय हार्ट कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने ईच एंड एवरी पॉइंट वगैरह तो आपको अच्छी तरह समझा दिया है। यानी मैं जो है किस तरह आंसर्स वगैरह को, जब मैं खुद एलएलबी वगैरह कर रहा था, तो किस तरह आंसर्स वगैरह को याद करता था। अब देखिए, यही मैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर मुझे बाय हार्ट करना है, याद करना है, तो मैं इसको कैसे याद करूँगा? तो इसका सिंपल सा मेथड ये है। तो देखिए, आंसर्स वगैरह याद करने की जहाँ तक बात है, आपको आंसर्स वगैरह याद करने के लिए बिल्कुल एक इडियट स्टोरी वगैरह आपको बनाना होता है। और देखिए, ये मैं एक स्टोरी वगैरह अपनी तरफ से बनाऊँगा और ये स्टोरी वगैरह बनाकर जो है मैं पूरा ये आंसर वगैरह आपको याद कराऊँगा।
और देखिए, मैं जो स्टोरी वगैरह ये बनाकर आपको आंसर याद कराने वाला हूँ। तो आपको मैं ये जो स्टोरी वगैरह बनाऊँगा, आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। बट ये ऑब्वियसली ये बकवास नहीं है और मतलब दिस मेथड इज़ नॉट बकवास। और इसी के मेथड वगैरह ऐसे ही मेथड्स वगैरह यूज़ करके आप जितने भी आंसर आप पूरे एलएलबी की स्टडीज़ में ये मेथड वगैरह अप्लाई कर सकते हैं और आप अपनी लाइफ़ को जो है ईज़ी बना सकते हैं और आंसर्स वगैरह याद कर सकते हैं। तो इसी तरह देखिए इडियट स्टोरी वगैरह इसके रिगार्डिंग भी ये आंसर याद करने के लिए मैं यहाँ पर एक इडियट स्टोरी वगैरह बनाता हूँ। अगेन जिस तरह मैंने आपको कहा कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, इस तरह आपको लगेगा। बट अल्टीमेटली आप एंड गोल वगैरह जब देखेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि हाँ यार, ये तो एक बहुत अच्छा मेथड है आंसर्स वगैरह याद करने का। तो अब देखिए ये आंसर वगैरह जब आपको याद करना है, तो मैं कैसे आंसर ये याद करता था। अब ये आंसर है इन रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब देखिए मैं इमेजिनेशन करता था। ये इडियट स्टोरी जो बनाना है ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन हमको कॉलेज में कौन पढ़ाता था, इस तरह मैं याद करता था। एक मैम, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, आई होप कि अभी भी आपको वही मैम कॉन्स्टिट्यूशन टीच करते हैं। तो वो मैम को जो है मैं इमेजिन करता था और उनके बेसिस पर अब पूरी इडियट स्टोरी वगैरह मैं बनाना शुरू करता था। तो उसके बाद यानी सबसे पहला क्या है यहाँ पर सेलिएंट फीचर के लेंथ एंड ब्रेड्थ। यानी मैं ये इमेजिन करता था कि कॉन्स्टिट्यूशन की मैम क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह पढ़ा रही हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक लेकर आई है जो बहुत ही लेंदी है, बहुत ही लेंदी है। तो अब ये मान लीजिए इस तरह की एकदम बिल्कुल लंबी-चौड़ी कोई बुक वगैरह है, जो वो लाए हैं। तो इस तरह की बुक वगैरह आप इमेजिन कर सकते हैं, जहाँ पर सभी कॉन्स्टिट्यूशन के ये आर्टिकल्स वगैरह लिखे हुए हैं। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यानी उसके बाद यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन की लंबी-चौड़ी बुक वगैरह लेकर आए हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट जो-जो भी है मैं अंडरलाइन वगैरह भी करता चलूँगा। तो 2 स्टूडेंट्स वगैरह आए, इस लंबी-चौड़ी बुक वगैरह को जो अभी हमने बनाई थी। तो इस बुक को एक स्टूडेंट वगैरह आया देखने के लिए, उसको लगा कि यार ये तो बहुत रिजिड टाइप की बुक है, ये तो बहुत रिजिड बुक है। और दूसरा स्टूडेंट आया, उसको ये लगने लगा कि यार ये तो बिल्कुल फ्लेक्सिबल बुक है, तो ये तो बिल्कुल रिजिड नहीं है, तो ये तो बिल्कुल फ्लेक्सिबल बुक है करके। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फेडरल सिस्टम। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो ये जब 2 स्टूडेंट्स वगैरह देख रहे थे, तो एक पर्सन वगैरह अचानक क्लास में आ गया और वो कौन था? एफबीआई का एजेंट था। एफबीआई का एजेंट था और उसने आकर मैम को बोला कि मैम आप चलिए मेरे साथ और आपको जो है अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह बनाया जाने वाला है और आपका मैं क्या हूँ? बॉडीगार्ड हूँ। अब देखिए ये एफबीआई मैंने क्यों यहाँ पर इमेजिन किया है? एफबीआई का फुल फॉर्म क्या है? फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। तो फेडरलिज्म वगैरह मुझे इसके बेसिस पर से याद आए। इसलिए मैंने यहाँ पर एफबीआई का एग्जाम्पल लिया है, एफबीआई के एजेंट का एग्जाम्पल लिया है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के फेडरल पर से मुझे फेडरलिज्म वगैरह याद आए, इसलिए मैंने यहाँ पर एफबीआई का एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर ये एफबीआई एजेंट क्या बोल रहा है कि मैम मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ। अब आपको जो है मतलब एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर पोजीशन मिली है कि आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह बनाया गया है। तो चलिए आपको वहाँ पर पार्लियामेंट में जाकर स्पीच देना है। तो ये पार्लियामेंट पर से हमें हमारा अगला पॉइंट वगैरह पता चलता है, व्हिच इज़ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। यानी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक इडियट स्टोरी वगैरह बनाकर किस तरह आप पूरे का पूरा आंसर ईज़िली याद कर सकते हैं। तो पार्लियामेंट वगैरह को मैम चले गए और मैम जो है अब क्या कर रहे हैं, पार्लियामेंट में अपना एक लेक्चर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी इन्हें रिसेंटली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह बनाया गया है। फिर अब वो किसके बारे में लेक्चर वगैरह दे रहे हैं? सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स के बारे में, व्हिच इज़ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो फंडामेंटल राइट्स वगैरह के रिगार्डिंग लेक्चर दे रहे हैं और उसके बाद उसके साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स के साथ-साथ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वगैरह के रिगार्डिंग भी वो क्या कर रहे हैं, लेक्चर वगैरह दे रहे हैं। बट जब वो लेक्चर वगैरह दे रहे होते हैं, तो अचानक उनके ऊपर जो है एक केस वगैरह फाइल किया जाता है और इमीडिएटली उस केस के रिगार्डिंग अपीयर होने के लिए उन्हें कोर्ट में, कोई भी कोर्ट वगैरह इमेजिन कर लीजिए,
वहाँ पर इमीडिएटली उनकी केस की तारीख वग़ैरह आई हुई होती है और उनको वहाँ पर ज़बरदस्ती मैम को जो है इस कोर्ट में लेकर गया होता है मतलब ले जाया गया होता है। तो इस कोर्ट के बेसिस पर से कौन-सा पॉइंट आएगा? इंडियन जुडिशरी और जुडिशियल रिव्यू। तो इस तरह हमारा नेक्स्ट पॉइंट इंडियन जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू। फिर उसके बाद जो है वहाँ पर मान लीजिए कोर्ट में यानी बिल्कुल एक इडियट टाइप की स्टोरी, इडियट मीन्स लिट और जितनी इडियट की स्टोरी वगैरह आप बनाएँगे तो उतना अच्छा आपको आंसर याद होगा और उतनी जल्दी आपको आंसर वगैरह एग्ज़ाम में याद आएगा। फिर अब मान लीजिए ये कोर्ट में वगैरह जब ये सब हियरिंग वगैरह चल रही थी, यहाँ पर जज जज वगैरह बैठे हुए थे, यहाँ पर एक कटघरा है और यहाँ पर दूसरा कटघरा वगैरह है और मैम जो है यहाँ पर आकर अपना टेस्टिमनी या जो भी है अपना डिफेंस वगैरह कर रही थी। तो अचानक यहाँ पर एक पर्सन वगैरह आ जाता है और अपना कोई भी यहाँ पर एक रिलीजियस फेस्टिवल वगैरह वो थोड़ा सेलिब्रेट करने की कोशिश करने लग जाता है पूरी पब्लिक के सामने, जज के सामने। तो यहाँ पर जो है जज क्या बोलते हैं कि आप रुक जाइए, आप ये सब यहाँ पर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वी बिलीव इन सेक्युलरिज़्म। क्यों? क्योंकि वी बिलीव इन सेक्युलरिज़्म। तो यहाँ पर जो है हम किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी को अलाउ नहीं कर सकते। अगर आपको अलाउ करेंगे, तो फिर सबको अलाउ करना पड़ेगा और फिर उसके बाद जज क्या करते हैं, सभी रिलीजन का नाम वगैरह लेकर जो है जज बोलते हैं कि हम जो है इक्वालिटी में भरोसा करते हैं। और यानी जज जो है ये इस पर्सन को बोलने के बाद क्या करते हैं जो इक्वालिटी का सिंबल होता है तो इस तरह का एक बोर्ड वगैरह लेकर जिस पर सिर्फ इस ये इक्वल का साइन होता है वो सबको दिखाकर बोलते हैं कि वी बिलीव इन इक्वालिटी तो इसलिए हम आपको ये एक्टिविटी यहाँ पर करने नहीं दे सकते तो इस तरह ये इक्वालिटी का पॉइंट भी यहाँ पर कवर हो गया फिर उसके बाद ये सब चीज़ें वगैरह होती हैं और मैम जो हमारे कहाँ पर है अभी भी कोर्ट में हैं। तो ये सब इक्वालिटी का साइन वगैरह दिखाने करने के बाद पूरा केस का ट्रायल खत्म होने के बाद मैम क्या करती हैं, कोर्ट से बाहर आ जाती हैं और कोर्ट से बाहर आने के बाद वो अब यहाँ पर देखिए मैंने ये 4 पॉइंट्स को थोड़ा-सा ऊपर-नीचे किया है और क्यों? क्योंकि मेरी स्टोरी अच्छी बनाने के लिए, क्योंकि आप ऊपर-नीचे भी करेंगे तो उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर जब मैम जो है बाहर आ जाती हैं वो देखती हैं कि यहाँ पर जो है पंचायत का एक इलेक्शन वगैरह हो रहा है। पंचायत का इलेक्शन वगैरह हो रहा है और मैम बोलते हैं कि मैं भी इस पंचायत के इलेक्शन में क्या करूँगी, यहाँ पर वोट वगैरह दूँगी। क्या करूँगी? वोट वगैरह दूँगी। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर मतलब 18 प्लस यूनिवर्सल एडल्ट सफ़रेज वगैरह यहाँ पर कवर हो गया पंचायत के इलेक्शन में। और यहाँ पर जब ये वोटिंग वगैरह देने की रिक्वेस्ट करती हैं कि मैं भी यहाँ पर वोटिंग वगैरह दूँगी, मैं भी इसी गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ। तो यहाँ पर उनको ये पूछा जाता है कि मैम सबसे पहले आप ये बताओ कि आप इंडिया के सिटीज़न हो या नहीं? सिंगल सिटीज़न वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया। तो फिर मैम जो है अपना आधार कार्ड वगैरह ये सब बताती हैं, वोटर आईडी कार्ड वगैरह बताती हैं कि देखो मैं भी इसी कंट्री की सिटीज़न हूँ। तो फिर ये बाद में वो वोटिंग वगैरह करती हैं, तो जैसे ही वो वोटिंग करके जो है बाहर आती हैं, तो अचानक इमरजेंसी लागू हो जाती है। अचानक इमरजेंसी लागू हो जाती है। तो इस तरह देखिए ये पूरे के पूरे 13 पॉइंट्स वगैरह जो हैं, एक इडियट स्टोरी के बेसिस पर मैंने आपको किस तरह आंसर वगैरह याद करना है, किस तरह आंसर वगैरह याद करना है, ये मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया। तो इस तरह जो इडियट स्टोरीज़ होते हैं, आप ये इडियट स्टोरीज़ वगैरह बनाकर क्या कर सकते हैं, आपके आंसर वगैरह को अच्छी तरह याद कर सकते हैं। क्योंकि स्पेशली जो सीनियर लोग वगैरह होते हैं, जो जॉब करने के साथ-साथ एलएलबी वगैरह कर रहे हैं, तो उनको स्टडी वगैरह करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल टाइम कम होता है और डिफ़िकल्ट भी जाता है। तो मैंने ज़रूरी समझा कि पिछले साल भी मैंने ये मेथड्स वगैरह यूज़ करके आंसर किस तरह याद किया जा सकता है, मैंने अपने स्टूडेंट्स वगैरह को एक्सप्लेन किया था। मैंने सोचा कि आप लोगों को भी एक्सप्लेन कर दूँ। तो आई होप कि देखिए, ये पूरी की पूरी जो एक इडियट स्टोरी वगैरह जो मैंने बनाई है, आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह ज़रूरी नहीं है देखिए, ये मैम के बेसिस पर ही जो मैंने स्टोरी वगैरह बनाई है, वैसे ही स्टोरी इमेजिन करना ये ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आप लोग और भी अच्छा इमेजिन कर सकें और आप लोग मेरे से भी अच्छी कोई स्टोरी वगैरह बना सकें। तो जैसा मैंने बोला कि बिल्कुल ऐसी ही स्टोरी बनाना वगैरह बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो अब देखिए जो भी पॉइंट है, ये पॉइंट्स वगैरह तो याद कैसा
याद कैसे किए जाएँगे वो तो मैंने आपको बता दिया। तो ये पॉइंट्स का जो कंटेंट वग़ैरह होता है, अब देखिए होता ये था, मैं जब स्टडीज़ वग़ैरह करने के लिए बैठता था तो ये एक पॉइंट वग़ैरह मुझे याद आ गया, तो उसके अंदर का कंटेंट वग़ैरह ऑटोमैटिकली मुझे याद आ जाता था। तो अलग से इसके लिए मुझे स्टोरी वग़ैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अलग से इसके लिए स्टोरी वग़ैरह मुझे बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अगर मान लीजिए आपको ये भी ठीक से पॉइंट्स वग़ैरह याद नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे आप? तो ऐसी सिचुएशन में नो एनी प्रॉब्लम, आप जो है उसमें थोड़ा और आपकी स्टोरी थोड़ा-सा लंबी हो जाएगी, बट आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, अब यहाँ तक हम ये देख रहे थे फेडरल सिस्टम, हम यानी यहाँ पर ये देख रहे थे कि एफबीआई का एक एजेंट वगैरह आ गया और मैम को बोलने लगा कि मैम मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ, वगैरह। तो यहाँ पर आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे ही ये एफबीआई का पर्सन आया, यानी अब आपको जो है आपकी स्टोरी में ये वाले पॉइंट्स वगैरह इमेजिन करना है। और ये जो आप इसके बाद इमेजिन करेंगे, यहाँ पर आप बात को समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये सब भी जो आप इमेजिन करेंगे, ये इसी पार्ट के इसी फीचर के अंडर आने वाले पॉइंट्स वगैरह हैं। तो ये आप किस तरह इमेजिन करेंगे? तो मैं देखिए अलग टाइप का एक बिहेवियर मैं इमेजिन करता था मैम से। यानी ये मैम, यानी जब भी ये एफबीआई का पर्सन वगैरह आया और मैम को बोलने लगा कि मैम मैं क्या हूँ? आपका बॉडीगार्ड हूँ, आप चलिए पार्लियामेंट का आपको मेंबर वगैरह बनाया गया है। तो मैम जो है यहाँ पर हवा में उड़ गई। अब हवा में उड़ना मतलब मैं जब इमेजिन करता था, तो इसका मतलब ये है कि अब हवा में उड़कर मैम जो-जो भी एक्सप्लेनेशन वगैरह देने वाले हैं, वो मुझे इस पॉइंट के अंडर लिखना है। यानी इस बेसिस पर मैं बिल्कुल डिफरेंशिएट कर पाता था कि कौन से मेन हेडिंग्स हैं और कौन से सब पॉइंट्स वगैरह हैं। तो इस तरह अगर आप करेंगे तो बिल्कुल आपको आसानी होगी। तो यहाँ पर जिस तरह मैंने आपको बोला कि मैम जो है हवा में उड़ गई हैं। और हवा में उड़ने के बाद अब मैम वगैरह क्या बोल रही हैं, यानी ये पॉइंट्स अब आपको याद करना है। इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो फिर यहाँ पर जो है यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। यानी यहाँ पर मैम जो है हवा में उड़कर 3 लिस्ट वगैरह यहाँ पर बता रही हैं। 3 लिस्ट्स वगैरह यहाँ पर मैम ऊपर से, यानी कागज़ की जो एक लंबी चिट्ठी वगैरह या जो भी उसको रोल वगैरह बोलेंगे, यहाँ पर मैम जो है हवा में उड़कर 3 रोल वगैरह दिखा रही हैं और वो 3 क्या हैं? एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कंकरेंट लिस्ट है। और उसके बाद यहाँ पर यूनिटरी फीचर्स वगैरह हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो यूनिटरी 4 फीचर्स वगैरह मैम यहाँ पर बता रहे हैं। एक है सिंगल सिटीज़नशिप, एक है इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ऑल इंडिया सर्विसेज़, इमरजेंसी पावर्स। तो इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी स्टोरी वगैरह बनाकर जो है क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। तो इस तरह ये पूरे कंटेंट वगैरह आपको यहाँ पर याद हो गया। तो फिर उसके बाद मैम क्या है, ये सब कंटेंट वगैरह, यानी ये 3 लिस्ट और ये 4 यूनिटरी फीचर्स वगैरह, ये हो गया तो मैम वापस ज़मीन पर आ गई। और फिर इसके बाद क्या हुआ, यानी स्टोरी फिर हम कंटिन्यू करेंगे कि इस एफबीआई एजेंट के साथ जो उनका बॉडीगार्ड था, मैम कहाँ पर चले गए? पार्लियामेंट को चले गए। मैम कहाँ पर चले गए? पार्लियामेंट को चले गए। फिर नेक्स्ट वही स्टोरी कंटिन्यू। तो ख़ैर बोलने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल एक इडियट स्टोरी वग़ैरह बनाकर, अब देखिए ये मेथड आपके लिए अगर पुराना है, तो आपको अभी तक मैं जो-जो भी बोला हूँ शायद बोर हुआ होगा। अगर ये मेथड आपके लिए नया है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न वग़ैरह हुआ होगा कि यार मैं क्या बकवास कर रहा हूँ करके। तो ये देखिए जब आपके लिए मेथड वग़ैरह ये नया है, तो आपको हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में ये मेथड वग़ैरह क्लियर ना हो, तो आप सीधा-सीधा एक काम कीजिए कि मैंने ये जो स्टोरी वग़ैरह आपको बनाकर दिखाई है, आप फिर से थोड़ा-सा पीछे चले जाइए और फिर से ये मेथड को समझने की कोशिश कीजिए, तो फिर आपका ये कन्फ्यूज़न वग़ैरह भी सॉल्व हो जाएगा, दूर हो जाएगा। और फिर आप फिर से यानी स्टोरी वग़ैरह बनाकर कोशिश करेंगे शुरू-शुरू में, तो आपको देखिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट वग़ैरह लगेगा। थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट वग़ैरह लगेगा कि इस इडियट स्टोरीज़ वग़ैरह के बेसिस पे कैसे आंसर्स याद किए जा सकते हैं। बट थोड़ा-थोड़ा आप ट्राई करेंगे तो अल्टीमेटली आपको ईज़िली हो जाएगा आंसर्स वग़ैरह इन इडियट स्टोरीज़ वग़ैरह के बेसिस पर याद करने के लिए, बाय हार्ट करने के लिए। तो बस यानी टाइम वग़ैरह थोड़ा ज़्यादा चला गया, बट मैं एक बस मेथड आपको कन्वे करना चाहता था कि किस तरह आप ये बड़े-बड़े आंसर्स वग़ैरह भी ईज़िली याद कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर बिल्कुल अच्छी तरह
समझ में आया होगा और ये मेथड मैंने जो आपको बताया है, इसके बारे में भी बताइए कि ये मेथड अच्छा लगा या बिल्कुल बकवास लगा? तो ये भी आप मुझे पर्सनली मैसेज वगैरह करके बताइए ज़रूर। तो अगेन एट द एंड मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए, इस तरह अलग-अलग डिफरेंट वेज़ वगैरह यूज़ करके मैं यहाँ पर एडवोकेट बख्शी लॉ क्लासेस में बिल्कुल एक स्टूडेंट फ्रेंडली स्टडीज़ वगैरह करने की प्रोवाइड करने की कोशिश वगैरह करता रहता हूँ। तो अभी तक भी अगर आपने एडवोकेट बख्शी लॉ क्लासेस को जॉइन नहीं किया है, तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन तक मेरी आवाज़ जा रही है, जिन लोगों ने क्लासेस वगैरह जॉइन नहीं किए हैं, तो उनको मैं बता दूँ कि अभी बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स वगैरह कवर होना बाकी हैं और सफिशिएंट टाइम भी है आपके पास। तो आप अभी भी क्लासेस वगैरह जॉइन कर सकते हैं, नो एनी प्रॉब्लम एट ऑल। और आप जो है स्टडीज़ वगैरह एन्जॉय करते हुए स्टडीज़ वगैरह कवर कर सकते हैं। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स जो मैंने आपको इससे पहले भी मेरे प्रमोशनल वीडियोज़ में शायद बताया है कि देखिए, आपका जितना सिलेबस वगैरह होता है, तो ये पूरे का पूरा 100% सिलेबस मैं कवर नहीं करता हूँ। 100% सिलेबस मैं कवर नहीं करता हूँ, बल्कि सिलेबस का सिर्फ़ वही पार्ट, यानी मेरा मान लीजिए एक एनालिटिकल मेथड वगैरह होता है। तो मेरे इस एनालिटिकल मेथड को मैं क्या करता हूँ, इस सिलेबस पर अप्लाई करता हूँ। और फिर एनालिटिकल मेथड को सिलेबस पर अप्लाई करने के बाद जो फाइनल सिलेबस के टॉपिक्स वगैरह निकलते हैं, अब ये मेरा एनालिटिकल मेथड क्या है, वो मैं डिटेल में ऑब्वियसली बता नहीं सकता। तो जो सिलेबस का एनालिटिकल, यानी मेरे एनालिटिकल मेथड को सिलेबस पर अप्लाई करने के बाद जो फाइनल एक पार्ट मेरे सामने आता है, तो वही पार्ट मैं आपको टीच करता हूँ। और मैंने अब तक जितने भी एग्ज़ाम्स वग़ैरह दिए हैं, मेरे इसी एनालिटिकल मेथड को फ़ॉलो करते हुए मैंने एग्ज़ाम्स वग़ैरह दिए हैं और अब तक एलएलबी के 3 इयर्स और एलएलएम के 2 इयर्स वग़ैरह। तो अभी तक इतने सारे जो भी थ्योरी एग्ज़ाम्स वग़ैरह दिए हैं, तो आपके क्वेश्चन पेपर में जितने भी कंपल्सरी क्वेश्चन्स वग़ैरह होते हैं, कंपल्सरी क्वेश्चन्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये सभी के सभी क्वेश्चन्स मेरे इस एनालिटिकल मेथड के बेसिस पे जो सिलेबस वगैरह फाइनल होता था, इसी सिलेबस में से ये पूरे के पूरे कंपल्सरी क्वेश्चंस वगैरह आते थे, ज़्यादातर। हमेशा, यानी रेयरली कभी कभी तो एक बार ऐसा हुआ होगा कि इक्का-दुक्का कोई कंपल्सरी क्वेश्चन मेरे इन एनालिटिकल मेथड के बेसिस पे जो सिलेबस मैंने फाइनल किया है, उससे बाहर का आया होगा, ऐसा कभी तो एक बार, रेयरली कभी एक बार हुआ होगा। अदरवाइज़ पूरे के पूरे 70 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, हमारे टाइम पे 80 मार्क्स का होता था। तो 80 के पूरे 80 मार्क्स के क्वेश्चन्स मेरे इस एनालिटिकल मेथड के बेसिस पे फाइनल किए हुए सिलेबस में से ही आते थे। तो बोलने का मतलब ये है कि 100% सिलेबस मैं कवर बिल्कुल भी नहीं करता और जो इम्पोर्टेंट पार्ट एक तरह से होता है, वही मैं सिलेबस का इम्पोर्टेंट पार्ट ही कवर करता हूँ, जिसकी वजह से क्या होता है, जो लेंदी सिलेबस है, वो बन जाता है ईज़ी और जो डिफ़िकल्ट स्टडीज़ होती हैं, वो बन जाती हैं ईज़ी। यानी लेंदी सिलेबस जो है शॉर्ट बन जाता है और डिफ़िकल्ट स्टडीज़ वग़ैरह ईज़ी बन जाती है और जिसकी वजह से आपकी लाइफ़ और भी आसान हो जाती है। स्टडीज़ वग़ैरह और भी अच्छी लगने लगती है और कम टाइम में आप ज़्यादा स्टडीज़ करने लगते हैं। तो इस तरह हम यहाँ पर टीचिंग वग़ैरह करते हैं, तो आई होप कि आपको ये जो-जो भी बातें मैंने यहाँ पर कन्वे की हैं, अच्छी तरह समझ में आई होंगी। सो विथ दीज़ फ्यू थिंग्स आई वुड लाइक टू स्टॉप दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।